पास कोई भी इंसान नशे से जूझ रहा है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमने एडिक्शन पे बात की है, टाइप्स ऑफ एडिक्शन पे बात की है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एडिक्शन एंड ड्राई एडिक्शन, या फिर हम लिक्विड एडिक्शन बोल सकते हैं। इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और किस की वजह से हो रहा है एडिक्शन, हमने उस पर बात की। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ डॉक्टर निखिल गुप्ता हैं, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने इस पॉडकास्ट में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, साथ साथ एडिक्शन से कैसे निकला जाए उसके बारे में भी बात की है। सो प्लीज वॉच टिल द एंड। हम अकॉर्डिंग टू टाइम स्टैम्प्स इस पॉडकास्ट को बाइफिकेट कर देंगे, आप जरूर देखें। शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जो कि आपको लगता है जिसको ये यूजफुल रहेगा। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बार फिर डॉक्टर निखिल गुप्ता हैं, जुड़े हैं हमारे साथ, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। पहले एपिसोड में भी बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हमें मेंटल हेल्थ क्या होता है और चाइल्ड साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। इस एपिसोड में हम उनके साथ बात करने वाले हैं कि मेंटल हेल्थ कैसे वर्क करती है एक एडिक्शन पे, एडिक्ट पे। तो उनके साथ बात करते हैं। हेलो सर। हेलो तन्वी, वेलकम बैक। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, शुरुआत से शुरू करते हैं क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो बहुत सेंसिटिव है, स्पेशली जो यूथ है उनके अंदर। पहले अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं तो। तन्वी, आई एम ए साइकेट्रिस्ट बेस्ड इन जम्मू, so my area of work is with mental health and integrative medicine, in which we are working with different therapies available around and how we can integrate them for the holistic well-being of our clients. This is about me. Okay. सर, एडिक्शन होता क्या है? अगर हम सिंपलेस्ट भाषा में एडिक्शन को अगर डिफाइन करना चाहें तो इट इज ए कंपल्सिव यूज ऑफ सम सब्सटेंस दैट अल्टर्स योर कॉन्शियसनेस डिस्पाइट नोइंग इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। सो वो कोई भी ऐसी चीज या ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करना जो कि हमारे कॉन्शियसनेस को अल्टर करता हो और हमें पता भी हो कि इसका हमें नुकसान हो रहा है, तो उसे हम एडिक्शन कह सकते हैं। एडिक्शन में जनरली एक आदमी किसी भी चीज का इस्तेमाल करता रहेगा और उसे वो अनकंट्रोलेबल तरीके से, वो चाह के भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, इतना कंपल्सिव तरीके से वो अपने जीवन के सारे काम भूल जाएगा और उसी चीज पे उसका ध्यान रहेगा। और जब भी वो उस सब्सटेंस को यूज नहीं करेगा, जब उस एक्टिविटी को नहीं करेगा, तो उसे विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। तो इसका मतलब ऐसे हम एडिक्शन को समझते हैं। तो इसका कॉमनेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे आजकल हम सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम रील्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत बार जैसे हम लोग देखते हैं अपने खुद में, जब मैं बहुत बार अपने क्लाइंट से बात करता हूँ कि रात को जब वो रील्स देख रहे थे तो दे केप्ट इट सीइंग। उन्होंने सोचा कि अभी बंद करेंगे, और उन्हें सुबह बहुत इंपॉर्टेंट काम भी था, पर वो घंटों तक देखते गए और सुबह 3-4 बजे सोए और उन्हें पता भी नहीं चला कि कब इतना टाइम हो गया। So you can say कि that reel that was kind of causing some kind of alteration with the consciousness, and they were compulsively using it despite knowing कि उन्हें सुबह उठना है, उनका काम है सुबह। तो हम कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे मोबाइल के साथ भी एडिक्टेड हैं, कुछ लोग ऐसे गैम्बलिंग के साथ भी एडिक्टेड हैं, कुछ लोग ऐसे खाने के साथ एडिक्टेड हैं, and definitely there are some substance addictions as well, like alcohol, heroin. Okay. सर, ये एडिक्शन होता कैसे है? तो इसका अगर सिंपल हम एक पैटर्न समझे तो किसी भी चीज के हम आदी कैसे हो जाएंगे, एडिक्ट कैसे हो जाएंगे, और कैसे हम उस लेवल पे पहुंच जाए
कि जहाँ पे हम उसके यूज को कंट्रोल भी ना कर पाए और कंपल्सिवली यूज करते रहें। तो किसी भी चीज को हम पहले कोई चीज हम यूज करते हैं, जैसे हम सिंपल एक मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, तो स्टार्ट यूजिंग मोबाइल, है ना, एंड देन हम उसे यूज करने के बाद थोड़ा सा ओवर यूज करना शुरू करते हैं। जब हम ओवर यूज करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम उस पर डिपेंड होने लगते हैं। जब हमें ये एक सर्कल है, सो देयर इज ए यूज, देयर इज अब्यूज, देयर इज डिपेंडेंस एंड देन इट कम्स आउट टू एडिक्शन। तो जैसे मोबाइल जब नए नए आए तो लोगों ने उसको यूज करना शुरू करा, दे स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, देन देयर हैपेंड ओवर यूज, जब उन्होंने दिन भर के अपने दूसरे कामों को पीछे छोड़ के फोन को तवज्जो देना ज्यादा जरूरी समझा, देन धीरे धीरे वो उस पर डिपेंड होने लगे कि उन्हें मजा आने लगा, उनके ब्रेन में ऐसे केमिकल्स रिलीज होने लगे कि जो उनको प्लेजर फील कराते थे। तो फिर वो यूज उनका बढ़ता चला गया, और जब बढ़ता चला गया देन दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल, और फिर वो उसके एडिक्शन के वेब में फंसते हुए चले गए। ओके तो यही एग्जांपल हम सोशल मीडिया के साथ भी कई बार रिलेट कर पाते हैं। आई वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल जिनको दोज पीपल हु कंपल्सिवली यूज सोशल मीडिया। सो सोशल मीडिया इज आल्सो two sword thing. So there are people using it for their growth, and there are people who have been compulsive users. So मैं लोगों के साथ ऐसे काम कर रहा हूँ, जैसे हम अपने जमाने से देखें, आर्कुट आया, फिर फेसबुक आया, तो धीरे धीरे हम उसको यूज करना शुरू करें। देन वी स्टार्टेड ओवर यूजिंग इट। जब हमने स्कूल की क्लास में भी फेसबुक का अकाउंट पे स्क्रॉल कर रहे हैं, जब हम गाड़ी चलाते हुए, मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनको इतना ज़्यादा कंपल्सिव यूज है कि कई बार वो गाड़ी चलाते हुए उनको आदत है कि ओपन्स अप हिज इंस्टाग्राम एंड स्क्रॉल्स। तो धीरे धीरे वो शुरू होता है, फिर धीरे धीरे वो लोग उस पर डिपेंड होने लगते हैं। डिपेंड इन द से उनको प्लेजर देता है, जैसे दे पोस्ट समथिंग एंड दे वांट टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट और वैलिडेशन फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड, और फिर वो उसमें धीरे धीरे उसके वेब में फंसते जाते हैं। ओके सो ये एग्जांपल मैं सोशल मीडिया और मोबाइल का दे रहा हूँ, बट इट इज विद एवरीवन, everything around. It is with food, it is with sugar, it is with alcohol, it is with smoking. So the same pattern, the pattern is same, the pattern of addiction is same. There's some same parts of brain involved, same neurochemicals are involved, same neuronal circuits are involved in this whole pattern of addiction, which are known as reward pathways as well. ओके सर, ये तो बात थी कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एडिक्शन होता क्यों है, क्योंकि कभी कभी कोई बोलता है कि फैमिली की नेग्लिजेंस की वजह से होता है, कई फेलियर की वजह से होता है, लेकिन एज डॉक्टर आप बता पाएंगे कि हो क्यों रहा है? एडिक्शन इज इटसेल्फ ए बायोसाइकोसोशल डिजीज, जिसमें आदमी की खुद की बायोलॉजी इन्वॉल्व होती है और सोशल स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड देन खुद की साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है। पर अगर हम इसको बहुत कॉमन भाषा में समझे तो देयर इज जीन्स, स्ट्रेस एंड ट्रोमा। ओके सो जीन से जब हम बात करते हैं तो एपिजेनेटिक्स बहुत ज्यादा प्ले करता है। तो एपिजेनेटिक्स क्या होता है? वी ऑल कम अप विद सम काइंड ऑफ ए जेनेटिक मेकिंग, हम सबका एक जीन है। पर जब आप देखोगे कि एक जीन के साथ हम इस वर्ल्ड में आते हैं और एक इन्वायरमेंट हमें मिलता है, जैसे हम जम्मू में रहते हैं, तो उस इन्वायरमेंट का हमारे जीन के मेकिंग के ऊपर एक इफेक्ट होता है। तो द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, द इंटरप्ले ऑफ इन्वायरमेंट ऑन द जीन इज नोन एज एपिजेनेटिक्स, द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन द जीन। कॉमन भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा है वो घर पे रहे तो डिफरेंट पर्सनैलिटी टर्न आउट होता है। कोई बच्चा है वो बोर्डिंग में रहे, डिफरेंट पर्सनैलिटी टर्न आउट होता है। अगर 2 सिबलिंग्स होंगे या ज्यादा सिबलिंग्स होंगे तो डिफरेंट पर्सनैलिटीज होंगे। अगर सिंगल चाइल्ड होगा तो डिफरेंट पर्सनैलिटी होगा। अगर आप कोई जम्मू में पैदा हुआ, उनका इन्वायरमेंट चेंज कर दो, उनको आप इंडिया के बाहर भेज दो, और वापस जब वो 40 साल के बाद आएंगे दे विल बी समथिंग डिफरेंट। उनका डिफरेंट एक पर्सोना होगा, पर्सनालिटी होगा। बिल्कुल। और कोई जम्मू में रहा है तो डिफरेंट पर्सनालिटी होगा। सो दिस इज व्हाट जीन एंड द इन्वायरमेंट का आपस में इंटरेक्शन, सो दिस इज नोन एज एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ समवन who can become addicted। ऐसा नहीं है कि जो भी लोग ऐसे सब्सटेंस यूज करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को अल्टर करते हैं, वो सभी के सभी एडिक्ट बन जाते हैं। उनमें वल्नरेबिलिटी हो सकती है, वो जीन्स के तौर पे हो सकती है। एपिजेनेटिक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रेस इज वन थिंग, यू नो, द नॉट सो गुड कोपिंग ऑफ स्ट्रेस। अगर हम उसको सही तरीके से
कोप नहीं करें अपने स्ट्रेस को, तो वो हमें एडिक्शन की तरफ लेके जा सकती है। जैसे स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, वी डोंट फील गुड, वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्लीप, वी आर हैविंग changes that we don't want with our social structure, with our own self, with our own physical health. तो उसको लेके हम कई बार कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या अपने कॉन्शियसनेस को अल्टर करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे हमें एडिक्शन की तरफ लेके चला जाता है। एंड ट्रोमा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऐसा रिसर्च में एस्टेब्लिश हुआ है कि साइकोलॉजिकल इमोशनल अब्यूज, चाइल्डहुड ट्रोमा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेक्स यू वल्नरेबल फॉर एडिक्शन व्हेन यू ग्रो लेटर इनटू योर लाइफ। तो जैसे मैं बहुत एक आपको कॉमन एग्जांपल से समझाऊंगा कि कोई भी इवेंट हम कैसे उसको रजिस्टर करते हैं। तो कोई भी अगर कोई इवेंट हमारी लाइफ में हो रही है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो 4 तरीके से हमारी बॉडी में और माइंड में रजिस्टर होती है एक ह्यूमन बीइंग के। जैसे उसकी एक मेमोरी होगी, जैसे बचपन में मेरे साथ कुछ गलत हुआ था, मेरे माइंड में उसकी एक मेमोरी सेट हो गई होगी, देयर इज एन इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। फिर उस मेमोरी के साथ मेरा एक इमोशन जुड़ा हुआ होगा, हाउ आई माइट हैव फेल्ट बैड, डिस्गस्टिंग, सैड अबाउट इट। और एक थॉट जुड़ा हुआ होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अगर कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, बहुत अच्छी इवेंट नहीं होगी, तो मोस्टली एक नेगेटिव थॉट होगा, एक नेगेटिव इमोशन जुड़ा हुआ होगा, एक इन्फॉर्मेशन होगी ब्रेन में मेमोरी के तौर पे। सो कोई भी इवेंट 4 तरीके से स्टोर हो रहा है। देयर इज ए मेमोरी, देयर इज एन इमोशन, देयर इज ए थॉट, एंड उसके साथ एक बॉडी सेंसेशन जुड़ी हुई होती है कि बॉडी ने कैसे फील करा था। जैसे अगर हमारी कहीं पे कोई हमारा छोटा सा कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो, अगर हम उस रोड से दोबारा से जा रहे हैं, वी कैन फील दो सेंसेशंस इन आवर बॉडी। तो कोई भी इवेंट इस तरीके से हमारी बॉडी में स्टोर होता है। और मोस्टली होता क्या है कि बहुत सारे इवेंट रोजमर्रा की लाइफ में हो रहे होते हैं और वो अपने आप प्रोसेस होते चले जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं उनके बारे में, जैसे हम सोते हैं, वी थिंक अबाउट इट, वी राइट, वी ईट, जो हमारी रोज तरह की एक्टिविटीज अपने आप बहुत सारी मेमोरीज को प्रोसेस कर लेती हैं। पर कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो बहुत प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हो पाती, जो कि सो कॉल्ड ब्रेन के लिए ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं, हम उनको ट्रोमास कहते हैं। दे कैन बी स्मॉल टी, दे कैन बी कैपिटल टी। द बिग ट्रोमास वी कॉल कैपिटल टी ट्रोमास एंड द स्मॉल ट्रोमास वी कॉल स्मॉल टी ट्रोमास। सो ये हमारे बिलीफ सिस्टम को फिर शेप करने लगते हैं। जब भी कभी उस तरह का इवेंट या उस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे बॉडी को स्ट्रेस के साथ कोप करना है, तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी, तो वो जो मेमोरी है और वो जो उसके साथ जुड़े हुए थॉट्स, इमोशंस और बॉडी सेंसेशंस है, वो वापस आ जाते हैं। जैसे हम कोई एग्जाम देने जाते हैं, कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं, है ना, तो कैसे अगर कुछ लोग होते हैं ना, उनको वापस से वो सारी रिकॉल होने लगता है, वो सेंसेशंस कांपने लगते हैं, उनमें शायद मेरे से होगा नहीं क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ होगा उनके साथ, या दे स्टार्ट फीलिंग कि स्केयर्ड अबाउट इट। तो कभी ना कभी वो पुराना कोई बॉडी का थीम होता है जिसने उनके बिलीफ सिस्टम को शेप करा हुआ होता है। तो यस, एडिक्शन कैसे होती है? डेफिनेटली इट इज ए प्ले ऑफ योर जीन्स, एपिजेनेटिक्स, बिलीफ सिस्टम, ट्रॉमास एंड स्ट्रेस। ओके। सो अभी आपने जैसे बीच में कहा कि एडिक्शन जैसे भी है वो हमारे लिए हार्मफुल ही है जब तक उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। सो हमारे पास तो एक एडिक्शन, सॉफ्ट एडिक्शंस भी होती है ना, जैसे फोन चलाना सॉफ्ट एडिक्शन हुई, शॉपिंग पे जाना सॉफ्ट एडिक्शन हुई, रिपीटेडली हो रही है तो उसको हम सॉफ्ट एडिक्शन बोलेंगे। तो वो एडिक्शन इस एडिक्शन से डिफरेंट है या फिर सेम है? Theoretically speaking and emotionally speaking, we can call them soft addictions, but practically speaking, they are same. Okay. They're equally harmful, and अभी I think ऐसा समझ में आ रहा है कि they are even more harmful. तो जैसे हम कहते हैं वर्कोलिक, कोई वर्कोलिक है तो उसको इसका क्या सिंपल मीनिंग है? They are addicted to their work. तो अपने काम पे इतना ध्यान देते हैं कि उसको वो कंपल्सिव है उनको कि वो काम करना ही करना है, हालांकि हो सकता है कि उसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा हो। मतलब वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, वो अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो काम करे जा रहे हैं और दिन भर वो काम के बारे में ही सोच रहे हैं। जब वो घर पे भी आ रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो वो अपने काम के बारे में ही सोच रहे हैं। और जब भी वो काम से दूर जा रहे हैं तो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। जैसे हम बहुत से लोगों से सुनते हैं, दे फील वेरी कंफर्टेबल एट देयर वर्क प्लेस, है ना। जैसे शॉपिंग एडिक्शन है, सिमिलर पैटर्न है, शुगर एडिक्शन है, फूड एडिक्शन है, वी डू अ लॉट ऑफ हेडोनिक ईटिंग,
hedonic eating means pleasure eating. हम भूखे नहीं होते हैं तब भी खाना खाते हैं. एंड ये देखा जा रहा है. अगर आप देखोगे, वाई वी टॉक अबाउट दिस माइंड बॉडी कनेक्शन मोर अबाउट इट, एंड वाई वी आर इंटीग्रेटिंग सो मैनी मोडेलिटीज अराउंड, बिकॉज इंडिया में हम देख रहे हैं कि देयर टू मैनी इलनेसेस दैट आर कमिंग अप बिकॉज ऑफ दिस हेडोनिक ईटिंग, प्लेजर ईटिंग. अगर आप देखोगे, डायबिटीज का नंबर बहुत ज्यादा है. वी हार्डली टॉक अबाउट इट. लिपिड लेवल्स लोगों के बहुत ज्यादा खराब है. ओबिसिटी इतना खराब है कि आई थिंक नीति आयोग और कुछ एजेंसीज का एक स्टडी है कि 2030 में उनका एक एक्सपेक्टेशन है कि जब इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा तो उसमें से 1 ट्रिलियन के हम इंडियंस शायद ओबिसिटी, डायबिटीज और लिपिड्स और हाइपरटेंशन की दवाइयां खा रहे होंगे. सो देयर इज ए चैलेंज कि हम ग्रो कैसे करेंगे. तो वी हार्डली टॉक अबाउट इट, बट हम प्लेजर ईटिंग करते हैं, डेफिनेटली हम हेडोनिक ईटिंग करते हैं, एंड वी डोंट टॉक अबाउट इट. एडिक्शन को आप 2 तरीके से ले सकते हो. सो वन इज सब्सटेंस एडिक्शन एंड वन इज ए बिहेवियरल एडिक्शन. ओके. एंड सब्सटेंस एडिक्शन हो गया कि यहाँ पे आप कोई केमिकल ले रहे हो टू अल्टर योर कॉन्शियसनेस, है ना, एंड यू आर कंपल्सिवली यूजिंग दैट केमिकल. मीन्स लोग अल्कोहल यूज करते हैं, लोग स्मोकिंग टबैको यूज करते हैं, लोग कैनाबिस यूज करते हैं, हीरोइन यूज करते हैं. और बिहेवियरल एडिक्शन हो गया जैसे कि गैम्बलिंग एडिक्शन है. वहां पे आप कोई सब्सटेंस एक्टिवली यूज नहीं कर रहे हो, बट वहां पे भी आपकी कॉन्शियसनेस अल्टर हो रही है. जैसे लोग शॉपिंग की एडिक्शन होती है, मतलब उनको वो चीज नहीं भी चाहिए, उनको पता है कि डिस्पाइट नोइंग हार्मफुल इट्स, मतलब लोग उधार लेके शॉपिंग कर रहे हैं, लोग क्रेडिट कार्ड्स पे शॉपिंग कर रहे हैं. अगर आप देख सकते हो अभी शायद आईफोन 17 रिलीज हुआ है एंड पीपल उसकी लाइन देख सकते हो. आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, कई बार वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो कंपल्सिव बाइंग है. तो हम एडिक्शन को 2 तरीके से देखते हैं. वन इज बिहेवियरल एडिक्शन एंड वन इज सब्सटेंस एडिक्शन. तो सब्सटेंस में यू आर यूजिंग सम एक्सटर्नल केमिकल टू अल्टर योर कॉन्शियसनेस, एंड बिहेवियर में कुछ आप ऐसे नॉन केमिकल्स की वजह से अपनी कॉन्शियसनेस को अल्टर कर रहे हो और उसका कंपल्सिव यूज कर रहे हो. ऑल दिस शॉपिंग, बीइंग वर्कोलिक, एंड दिस गैम्बलिंग, दिस फूड एडिक्शन, शुगर एडिक्शन कम्स अंडर दिस. तो जैसे अभी आपने बिहेवियर एडिक्शन के बारे में बात की, मोस्ट कॉमन आजकल के यूथ में देखा जा रहा है कि एक पॉर्न एडिक्शन भी है. तो ये भी इसी एडिक्शन में आती है, ये भी उसी उतना ही वर्स है या फिर? ये भी बिहेवियर एडिक्शन में आएगा. और जैसे पॉर्न एडिक्शन है, जहाँ लोगों को सेक्स एडिक्शन है, जहाँ शॉपिंग एडिक्शन है, जहाँ गैम्बलिंग एडिक्शन है, इसमें सेम न्यूरोनल पाथवेज, सेम ब्रेन के पाथवेज जो है वो एक्टिवेट होते हैं. इसमें भी सेम केमिकल चेंजेस और स्ट्रक्चरल चेंजेस ब्रेन में होते हैं, एंड दे आर ऑल नोन एज बिहेवियरल एडिक्शंस. एंड that's what I'm telling you, that it's more scary that behavioral addictions are supposed to be more harmful than substance addictions, because it's easier to regulate substance for us than behavior. Okay. So जितने भी एडिक्ट्स हैं वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं या नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. एडिक्ट्स के लिए हमें थोड़ा सा एम्पैथाइज करने की जरूरत है. हम मोस्टली एडिक्ट्स के साथ ना एम्पैथाइज नहीं करते हैं, तो हम बहुत ज्यादा एपैथेटिक रहते हैं उनके साथ. बट एडिक्शन एक बीमारी है. लाइक आई टोल्ड यू दैट इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन इन विच देयर इज यूज ऑफ सम सब्सटेंस compulsively despite knowing its harmful effect, and that's actually not under the control of the person, conscious control of the person. तो हम उनको थोड़ा स्टिग्मेटाइज भी करते हैं, ये शराबी है, ये ऐसे है. एडिक्ट्स पर से उतने सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं है. हमें इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखना चाहिए. देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट अबाउट लीगलाइजेशन एंड डिक्रिमिनलाइजेशन. जब हम देखते हैं, हम बहुत रेयरली ऐसा सुनते हैं कि बहुत 2 तरह के एडिक्शन में 2 तरह के लोग हैं. एक एंड यूजर्स हैं और एक कमर्शियल क्वांटिटी सप्लायर्स हैं, पेडलर्स हैं, जो ये ड्रग्स का सामान बेचते हैं. हम बहुत रेयरली ऐसा सुनते हैं कि बहुत लार्ज क्वांटिटीज में हीरोइन पकड़ी गई, लार्ज क्वांटिटीज में शराब पकड़ी गई. बट जो हम रोजमर्रा के तौर पे देखते हैं, जो कि एनडीपीएस एक्ट है, जो इस सारी चीज को रेगुलेट करता है, जो ज्यादातर केसेस अगर हम देखेंगे तो मोस्टली स्मॉल क्वांटिटी यूजर्स पे हैं.
जैसे कोई छोटे बच्चे जो इस लत में पड़ गए, वो कोई जॉइंट पी रहा है, कोई हीरोइन यूज कर रहा है, तो वो ज्यादा इस एक्ट का शिकार हो रहे हैं। मतलब ऐसा एक स्टडी है कि इंडिया के 40% जेल्स इन एंड यूजर्स की वजह से भरे हुए हैं। तो हमें इसको थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे मुझे अभी अपना केस याद आता है, एक बच्चा था हमारे पास आता था, आई थिंक 12th में पढ़ता था, उसका आगे उसको बाहर जाना था पढ़ाई के लिए, और वो जैसे उसके 12th के एग्जाम हुए तो वो पार्टी कर रहे थे और वो पकड़े गए। आई थिंक उनकी गाड़ी में से 1 या 2 जॉइंट पकड़ा गया, हालांकि मैं इसको वैलिडेट नहीं कर रहा हूँ। और उसके ऊपर एनडीपीएस लगा, वो स्ट्रिंजेंट बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट है। एनडीपीएस लगा तो उसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई परस्यू नहीं कर पाए, और वो ट्रोमा जो कैपिटल टी ट्रोमा बना, जो मेमोरी बनी, जो थॉट्स बने, जो इमोशंस बने, तो उसने उस बच्चे के जीवन, एक किस्म का उस बच्चे से जीवन ले लिया। तो हमें इसको थोड़ा सा अथॉरिटीज को, सोसाइटी को अलग तरीके से देखने की जरूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अल्कोहल लीगलाइज्ड है, अल्कोहल की एडिक्शन होती है, कितने लोग अल्कोहल के एडिक्ट है। एक स्टडी है, एक रफ आइडिया कि इंडिया में सिर्फ 15% लोग अल्कोहल एडिक्ट है। जो लोग यूज करते हैं उसमें से सिर्फ 15% लोग ही एडिक्ट बनते हैं। मतलब जितने भी लोग वो यूज करते हैं उसमें से सिर्फ 15% लोग हैं, 100 में से 15 ऐसे लोग हैं जो अब्यूज, डिपेंडेंस और एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रादर देन हमारा फोकस इन स्मॉल यूजर्स की तरफ ना होते हुए, इनको हमें स्ट्रिंजेंट एक्शन से थोड़ा सा, इस पे काफी डिबेट हो रही है, और आई थिंक आने वाले समय में ऐसा हो भी सकता है कि इनको बड़ा क्रिमिनल की नजर से ना देखते हुए, जो बड़े लोग हैं, जो कमर्शियल क्वांटिटीज पे काम करते हैं, जो पेडलिंग करते हैं, जो सप्लायर्स हैं, उन पे हमें काम करना चाहिए। तो मोस्टली ये जो एंड यूजर्स हैं, जिनकी वजह से हमारी 40% जेल्स भरी हुई हैं, तो ये हार्मफुल नहीं है। ये ऑलरेडी बेचारे उस कंपल्सिव यूज के वेब में फंसे हुए हैं, चाह के भी उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज हो जाते हैं सोसाइटी में, इनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है ना। अगर हम देखते हैं अपने आसपास कोई इस तरह से जाना जाता है कि ये एडिक्ट है, तो उसके साथ लोग घूमना बंद कर देते हैं, उसके साथ बात करना बंद कर देते हैं, घर वाले उनको अलग नजर से देखने लगते हैं। तो और ये सारी चीजें जब उनको हम सोशल स्ट्रक्चर से दूर करते हुए चले जाते हैं, रादर देन कि उनके साथ एम्पैथाइज करें, तो उन लोगों के लिए और मुश्किल हो जाता है इसमें से निकलने। ओके। तो आपके पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, या फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि एडिक्ट्स कौन सी एज के ज्यादा फॉल करते हैं? आई थिंक अगर हम बिहेवियर एडिक्शन की बात करें तो वी ऑल आर पार्टी टू इट, सो देन देयर इज नो एज बार। बट अगर हम सब्सटेंस एडिक्शन की बात करें तो 14 इयर्स टू 30 इयर्स के लोग जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। ओके। अगर हम 14 साल से देखेंगे तो वो ज्यादा आ रहे हैं। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है, यू नो, अल्कोहल इज नोन एज द गेटवे ड्रग। और ये स्ट्रेंज है कि अल्कोहल को गेटवे ड्रग के नाम से जाना जाता है, और वो एक लीगलाइज्ड ड्रग है। तो अल्कोहल को गेटवे ड्रग बोला जाता है। और इसका ये जो मैंने आपको 14 साल का आंकड़ा बोला, उसका एक रीजन है, बहुत सारी चीजें प्री हो रही है। आर न्यू जनरेशंस आर बीइंग प्री इंट्रोड्यूस्ड टू सर्टेन थिंग्स। जैसे आई थिंक व्हेन आई इंडिपेंडेंटली गॉट माई मोबाइल इट वाज कॉलेज, बट आजकल स्कूल में मिल जाता है। हमारे जमाने में पहला जो ज्यादातर लोगों में कंजम्पशन का पैटर्न होता था अल्कोहल या सिगरेट के पहले यूज का, टोबैको या अल्कोहल के पहले यूज का, वो कॉलेज था। बट नो, इट्स स्कूल। और अल्कोहल को गेटवे ड्रग माना जाता है क्योंकि अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में पीपल कैन डू सम एक्ट्स, और उनमें इम्पल्सिविटी आ जाती है। इम्पल्सिविटी में वो कुछ दूसरा सब्सटेंस यूज कर सकते हैं। तो यंग एज से ये ज्यादा प्रभाव कर रहा है, इसलिए। और इसीलिए मैं इस बात का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूं कि हमें एडिक्शन के ट्रीटमेंट के साथ साथ उसके प्रिवेंशन ऑफ कन्वर्जन पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हमारा ज्यादा फोकस रहता है कि कौन एडिक्शन में है उसको देखें, उसकी मदद करें, उसको ट्रीट करें, पर हमारा थोड़ा सा एक शिफ्ट होना चाहिए कि जो लोग वल्नरेबल हैं, जिनमें चांसेस हैं एडिक्शन के, जैसे मैंने आपको कहा कि ये गेटवे ड्रग है, तो अगर हम किसी को ऐसा जानते हैं कि वो ओकेजनली कभी बियर पी रहा है स्कूल की फेयरवेल पे, स्कूल की फ्रेशर्स पार्टी पे, तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग चांस कि वो कन्वर्ट हो सकता है।
उसके कन्वर्जन को रोकने पे बहुत काम करना चाहिए। उस पे आई थिंक ध्यान उतना नहीं है हमारा। ओके। और कई बार हम उसको सोशली एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई बार हम उसको कूल समझते हैं। हाँ, मैं उससे पे आ रही थी क्योंकि कहते हैं ना कि 1 या 2 बार ठीक है लेकिन एडिक्ट नहीं होना, लेकिन फिर भी वही आपने वही चीज़ कही कि वो गेट अवे है कि एक बार अगर कोई कर लेता है देयर आर हाई चांसेस कि वो उसी में पड़ जाएगा। हाँ। ओके। कोई अपनी विल से एडिक्शन से बाहर आ सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड आई वांट टू टेल यू कि जो भी आदमी कोई भी एडिक्शन से रिलेटेड मेरे पास आता है तो उनका मुझे एक एस्पेक्ट ये मिलता है कि हम अपनी विल पावर से ठीक हो जाएंगे। तो एडिक्शन में बेसिकली होता क्या है, जैसे हमने एडिक्शन की डेफिनेशन को समझा, देयर इज कंपल्सिव यूज डिस्पाइट नोइंग हार्मफुल इफेक्ट्स एंड यू गेट इनटू दैट वेब ऑफ एडिक्शन इन विच इट बिकम्स अनकंट्रोलेबल फॉर यू। तो इसमें आपकी मोटिवेशन और विल सबसे ज्यादा डैमेज्ड होती है। तो अगर हम विल पावर, जिसको हम कहते हैं विल पावर को अगर हम समझे तो व्हाट इज विल? सो विल इज डिफाइंड एज आवर एबिलिटी टू एक्ट ऑन आवर डिजायर्स। सो जो भी हमारी डिजायर्स हैं उस पे काम करने की जो हमारी क्षमता है, दैट्स आवर विल पावर। जैसे मुझे वर्कआउट स्टार्ट करना है, ये मेरा डिजायर है, मुझे फिजिकली फिट होना है, बट माई एबिलिटी टू एक्ट ऑन दैट डिजायर, टू बी इन माई जिम शूज ऑन द जिम फ्लोर एट दैट टाइम इज विल। और ये जो एबिलिटी होती है, ये जब आप एडिक्शन में ग्रस्त होते हो, जब आपके ब्रेन में वो केमिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस हो चुकी होती हैं, इट्स एडिक्शन से आपके ब्रेन में केमिकल चेंजेस तो होती है, साथ साथ में स्ट्रक्चरली भी आपका ब्रेन चेंज हो चुका होता है। तो ये विल पावर और मोटिवेशन बहुत ज्यादा डैमेज हो रखी होती है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, इट्स लाइक ए प्रोसेस टू कम आउट ऑफ दिस वेब इज लाइक ए प्रोसेस, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप शुरुआती दौर में जब अपने ट्रीटमेंट के फर्स्ट फेज में आप इस वेब से निकल पाए अपनी खुद की विल और मोटिवेशन के से, जो कि एक्चुअली है ही नहीं। द होल ट्रीटमेंट, एडिक्शन का जो ट्रीटमेंट होता है उसका नाम ही MET है, मोटिवेशनल इनहेंसमेंट थेरेपी। उसमें आपकी मोटिवेशन को बढ़ाया जाता है। तो जब भी एडिक्शन का किसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो पहले उसके केमिकल स्ट्रक्चर को, केमिकल चेंजेस को एड्रेस किया जाएगा। फिर धीरे धीरे जब वो केमिकल चेंजेस लंबे समय के लिए एड्रेस होंगी, धीरे धीरे वो स्ट्रक्चरल चेंजेस एड्रेस होंगी, तब जाके वो विल और मोटिवेशन रीगेन कर पाते हैं। और तब वो विल और मोटिवेशन हेल्प करती है उनको अपने ट्रीटमेंट प्लान पे वो मेंटेन कर पाने में। तो इनिशियली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, पर ये बहुत कॉमन है मेरे OPD में या मेरे पेशेंट्स के साथ, कि जैसे हम किसी भी एडिक्शन के पेशेंट के साथ काम करना शुरू करते हैं तो 5 दिन में या 10 दिन अगर वो बड़ा अच्छा करें, अगर वो उनको ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल रहा है, जो भी चीज़ें उनको परेशानी करती हैं, तो फिर हमें ये चैलेंज आता है, पेरेंट्स उनको कहना शुरू करते हैं कि अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हो, आप अपने डॉक्टर से बोलो अपना ट्रीटमेंट बंद कर दो, अब आप विल पावर से कर सकते हो, आप खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करो। मुझे यहाँ पे एक मेरा पर्सनल एग्जांपल याद आता है। देयर सम रिलेटिव, मेरे एक रिलेटिव थे, वो मेरे पेशेंट भी रहे वो, हालांकि तो वो एडिक्शन से ग्रस्त थे। ओके। तो कई बार जब हमने उनके लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन करा, तो क्योंकि मैं उनको अलग तरीके से भी जानता था, तो शायद हम उनको ठीक से कन्वे नहीं कर पा रहे थे या वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे। तो वो क्या करते थे कि वो जो लड़का ग्रस्त था एडिक्शन से, वो उसको दूर लेके, मतलब ट्रीटमेंट थोड़ी देर करेंगे, थोड़ी देर दूर रहेगा, फिर उसकी जगह चेंज करने की कोशिश करते थे। कभी उसको दूर लेके जा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं कि ये विल पावर से ठीक होंगे, मोटिवेशन से ठीक हो, ये खुद से कंट्रोल करेगा। और जब बहुत ज्यादा सिवियर विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएं तो ट्रीटमेंट ले लिया, बट इवेंचुअली वी लॉस्ट दैट गाय। ओके। क्योंकि वो विल पावर और मोटिवेशन होता ही नहीं है, वो एबिलिटी सेल्फ कंट्रोल की इनिशियल फेज में होती नहीं है। आपके ब्रेन का केमिकल जो स्ट्रक्चर्स ऐसे तरीके से चेंज हो गए होते हैं, आप इतने कंपल्सिव यूजर हो गए हो, तो दिन भर आपको वही सूझता है, आपकी बॉडी उस चीज को क्रेव करती है, आपकी बॉडी अनसेटल हो जाती है, फिजिकली अनहेल्दी हो जाती है, आपको बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो सब्सटेंस मिलने से ही ठीक होते हैं। तो इनिशियल फेज में तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वो विल होती नहीं है, वो एबिलिटी होती नहीं है टू एक्ट ऑन योर डिजायर, कि आपको वो बंद करना है जो। तो विल पावर एक मसल की तरह होती है, वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करा जाएगा उतना स्ट्रांग होते चले जाता है। जैसे आप देखोगे ना, कुछ लोग बिल्कुल मीठा नहीं खाते हैं, आप उनके आगे कुछ भी मीठा कितने भी डेजर्ट्स रख लोगे, कहीं की मिठाई लेके आ जाओगे, कितना फैंसी केक ले आओगे,
बट वो नहीं खाएंगे हम्म, बिकॉज उनका वो मसल उतना डेवलप हो रखा है विल पावर का। ओके ओके। सो एक एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए हमें सिर्फ मेडिसिन की ही रिक्वायरमेंट होती है या फिर आसपास की सोसाइटी भी हेल्प करती है? सिंस आई सेड कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बायो साइको सोशल मॉडल है, तो मेडिसिन जस्ट एक स्पोर्ट है। ओके। मेडिसिन से हम जस्ट सपोर्ट दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि एडिक्शन में क्या होता है कि आ, आप कोई सब्सटेंस एक यूज कर रहे हो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, कंपल्सिवली यूज कर रहे हो, और जब भी आप उसको बंद करने की कोशिश करते हो तो आपको विड्रॉल इफेक्ट्स आते हैं। तो विड्रॉल इफेक्ट्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। आपका हार्ट पल्पिटेशंस हो सकते हैं, आपको बॉडी पेन्स हो सकती हैं, आपको स्वेटिंग हो सकती है, आपको नींद नहीं आती, आपको एंगर हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है। तो ये विड्रॉल सिम्टम्स आपको आते हैं। तो मोस्टली हम दवाई से क्या करते हैं कि इन विड्रॉल सिम्टम्स को एड्रेस करते हैं। पहले फेज में जब भी कोई आता है तो जो भी वो सब्सटेंस ले रहे हैं उसको हम डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करते हैं दवाइयों से। तो दवाइयाँ उसके लिए एक सपोर्ट होती हैं। ओके। दवाइयाँ उसके लिए एक सपोर्ट होती हैं। दे आर जस्ट सपोर्ट, दे आर जस्ट ट्राइंग टू रेगुलेट द डिसफंक्शंस दैट आर फिजिकली देयर। दूसरा क्या हो सकता है कि कुछ चीजों में प्रोटोकॉल ऐसी होती हैं, जैसे वो कुछ बहुत हार्ड एडिक्शंस होती हैं। जैसे हम हीरोइन एडिक्शन की बात करें तो हीरोइन एडिक्शन का विड्रॉल काफी सिवियर होता है, उसको हैंडल करना काफी टफ हो जाता है। उसके लिए हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइजेशन या एडमिशन चाहिए हो, या कुछ ऐसी कोई दवाई चाहिए हो जो कि केमिकली मिमिक करती हो हीरोइन के साथ, केमिकली वो हीरोइन जैसी ही हो, और आप उसको रिप्लेसमेंट के तौर पे थोड़े समय के लिए देना चाहेंगे ना किसी को, कि ताकि वो उसको ये दवाई खा ले और हीरोइन ना करे, और फिर धीरे 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 जब इसके बाकी एस्पेक्ट्स पे भी काम करे। क्योंकि ये बायोसाइको सोशल मॉडल है तो अकेला सिर्फ दवाई से काम हो पाना बहुत टफ है। ठीक है, तो धीरे धीरे तब तक के लिए उस फेज के लिए जो ट्रीटमेंट का फेज है तो उसके लिए उसको दवाई देना चाहिए। पर मेडिसिन सिर्फ एक सपोर्ट होती है। पर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कुछ लोग इसको ऐसा समझ लेते हैं, जब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि पहले हम एडिक्शन में थे, पहले हम हीरोइन करते थे तो अब हमें दवाई खाते हैं। मैं एक्चुअली इसे भी आ रही थी कि दवाई भी तो एक एडिक्शन ही हुई ना। नहीं, दवाई एडिक्शन इसलिए नहीं होगी, मैं उसको आपका रीजन बताता हूँ। अगर आप एडिक्शन की डेफिनेशन में जाएं तो उसमें क्या होता है, एडिक्शन के कंपोनेंट्स होते हैं। देयर इज टॉलरेंस, देयर इज डिपेंडेंस एंड देयर इज प्री ऑक्यूपेशन। तो एडिक्शन कैसे होता है कि आपको टॉलरेंस बन जाती है। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई आदमी पहले उसने एक बार ही सिगरेट पी थी पहली बार तो उसको खांसी हो गई थी, फिर उसने धीरे धीरे सिगरेट पीना शुरू करा, फिर उसको बड़ा अच्छा लगने लगा, फिर वो कभी कभी ओकेजनली सिगरेट पीता था, कभी महीने में एक बार, फिर उसने हफ्ते में एक बार शुरू करा, फिर उसने रोज शुरू करा, फिर धीरे धीरे उसका यूज बढ़ने लगा। तो होता क्या है कि आपको सेम लेवल का अपना कॉन्शियसनेस अल्टर करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा सब्सटेंस चाहिए होता है। ऐसा अल्कोहल के साथ भी कॉमन है। हम देखते हैं बहुत लोग पहले एक बियर कभी कभार पीते थे, फिर उनको एक बियर से उतना मजा नहीं आने लगा तो उन्होंने 2 बियर शुरू कर दी, फिर बियर से मजा नहीं आने लगा तो थोड़े से होल्ड और हार्ड या ज्यादा अल्कोहल कंटेंट वाले ड्रिंक पे चले गए वो। तो एडिक्शन में क्या होता है कि आपको टॉलरेंस बन जाती है और आपको उस केमिकल सब्सटेंस का इंक्रीज्ड अमाउंट चाहिए होता है टू गेट द सेम इफेक्ट, है ना। और साथ में आप हमेशा उसी सब्सटेंस के बारे में सोचते रहते हो। पर दवाई एक स्पोर्ट के तौर पे होती है, दवाई आप रोज खाते हो। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको लगे कि आज मैं 6 टेबलेट्स खा लूं, आज मैं सुबह भी खा लूं। जैसे सिगरेट की एडिक्शन में क्या होगा, उसको सुबह उठने के लिए भी सिगरेट चाहिए, उसको खाना खाने के बाद भी सिगरेट चाहिए। अगर वो सिगरेट नहीं पिएगा तो उसका पेट साफ नहीं होगा। पर मेडिसिन इज ए स्पोर्ट। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसको शायद नींद के लिए दवाई दी गई है, तो ऐसा नहीं है कि वो आज 4 टेबलेट्स खा रहा है। हाँ, पर कुछ लोग अगर, क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, हाँ, पर कुछ लोगों में ऐसी टेंडेंसी देखी गई है कि वो अपने प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं करेंगे, सेल्फ मेडिकेट करने की कोशिश करेंगे। और शायद कई बार हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं और हमें रिक्वेस्ट भी करते हैं, वो रेगुलरली फॉलो नहीं करते, कि अब वो उनको 1 टेबलेट से नींद नहीं आ रही थी तो उन्होंने 2 टेबलेट्स खाना शुरू कर दी। अब उनको 2 से भी अच्छा नहीं लग रहा था, अब वो उन्होंने 1 टेबलेट सुबह भी खाना शुरू कर दी। तो वो कई बार एडिक्शन के उसमें चले जाने का चांस रहता है। पर ऐसी दवाइयाँ बहुत कम होती हैं, ऐसी दवाइयाँ बहुत हाईली रेगुलेटेड होती हैं
उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले पाना बहुत मुश्किल होता है। Okay. और अगर आप किसी भी डॉक्टर की एडवाइस को प्रॉपरली फॉलो कर रहे, कोई भी डॉक्टर या क्वालिफाइड प्रोफेशनल आपको ऐसी दवाइयाँ लंबे समय यूज के लिए नहीं देगा। उनकी गाइडलाइंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंगली दिया जाता है, और बहुत ही रेयरेस्ट चांस होता है कि अगर वो आप उसके डिपेंडेंट हो पाए। तो आजकल जैसे यूथ वेप ले रहा है या फिर हुक्का ले रहा है, फ्लेवर्ड हुक्का ले रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि जो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह आ रही हैं, बियर जैसे आ रही है, तो इससे भी एडिक्शन होता है? ये भी एक कारण है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं या नहीं? दे आर सेम ओनली, Okay. मोर इम्पोर्टेंटली वेपिंग इज सेम एज स्मोकिंग, बस उसमें आप एक सिगरेट निकाल के उसको लाइट नहीं कर रहे हो। So it's a refined way of, or a very modern way of smoking. But there are similar changes. वो popcorn lesions बनाता है chest में and all, like smoking only. And these non-alcoholic drinks that I told you, कि जो ads को थोड़ा सा surrogate करके और चीजों को different तरीके से introduce किया जाता है, और क्योंकि ये regulations में नहीं आते, तो from this conversation, I want to make you all aware that they're even more harmful, क्योंकि वो उस रेगुलेशन से बच जाते हैं। उनकी रेगुलेशन, उनका क्वालिटी कंट्रोल, उनका क्वालिटी टेस्टिंग और वो सब बाहर होता है, और वो मोस्टली फिर आप उसको यूज करना शुरू करते हो, वो कुछ ना कुछ आपके कॉन्शियसनेस को किसी तरीके से अल्टर करता है, और धीरे धीरे आप उसी वेब में चलते जाते हो। और क्योंकि वो रेगुलेशन में भी नहीं होता, तो उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा इजी होती है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, व्हाट स्केयर्स मी इज द एडिक्शन ऑफ फूड दैट वी आर हैविंग, द प्लेजर ईटिंग दैट वी आर डूइंग, एंड लाइक वे अगर ये रेगुलेट नहीं होगा तो ये ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। ओके ओके। एंड व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ एडिक्शन? जब भी हमें एडिक्शन में वार्निंग साइंस कैसे होंगे कि आप किसी चीज को कोई यूज कर रहा है, अब उसको ओवर यूज करने लगा है और धीरे धीरे अब उसी के पीछे पड़ गया हुआ है। तो जैसे एक मुझे अपना केस याद आता है गैम्बलिंग एडिक्शन का। एक कोई लड़का था जो कि बहुत अच्छे कॉर्पोरेट जॉब पे था, बट सिंगल था, अकेला था, जम्मू के बाहर रहता था, एंड उसने अपने सारे पैसे ऐसे ऑनलाइन गेमिंग में लगा दिए। फिर उसने लोगों से लोन्स, क्योंकि वो जॉब में था तो उसको लोन्स इजिली मिल रहे थे, फिर धीरे धीरे लोन्स के भी पैसे लगे। फिर वो धीरे धीरे इस वेब में फंसता चला गया, खुद के पैसे गए, लोन्स के पैसे गए, फैमिली मेंबर से पैसे लिए थे वो भी गए, और पेरेंट्स को बहुत लेट पता चला। तो पेरेंट्स को इस बारे में बहुत लेट पता चला। क्वेश्चन क्या था आपका एग्जैक्टली? वार्निंग साइन। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना होगा कि जो यूथ है, जो अकेले रह रहा है, जो कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में, जगरों से बाहर रह रहा है, वो थोड़ा सा ज्यादा वल्नरेबल है एज कम्पेयर टू यूथ हु स्टेइंग एट होम। अगर आपको कोई लगता है कि कोई आपसे अलग थलग रहना शुरू हो गया है, किसी के व्यवहार में, किसी के स्वभाव में चेंज आ गया है, जैसे हम कहते हैं ना, यार ये तो बिल्कुल अलग रहता है, किसी से मिलता नहीं है। जैसे जो लोग हीरोइन या इसके एडिक्ट होंगे, वो बार बार जो केमिकल्स के यूज ज्यादा करते हैं, जो उसके एडिक्ट होंगे, वो बार बार वॉशरूम्स यूज क्या करेंगे, अलग थलग रहना पसंद करेंगे। जो टोबैको वगैरह यूज करते हैं, उनके कपड़ों से आपको तंबाकू की स्मेल आएगी, उनके पॉकेट से तंबाकू निकलेगा, है ना, उनके सामान में वो लाइटर्स रखना शुरू करेंगे, उनके बिहेवियर में चेंज होगा, वो इम्पल्सिव ज्यादा हुआ करेंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, उनको मूड स्विंग्स ज्यादा होंगे, उनके स्लीप पैटर्न्स काफी डिसफंक्शनल और डिस्टर्प्टेड होंगे, वो लोगों से अलग थलग रहना ज्यादा पसंद करेंगे, फिजिकली ज्यादा बीमार पड़ा करेंगे। उनका वर्क एब्सेंस ज्यादा होगा। कुछ ना कुछ बीमारी की वजह से वो अपने काम को ठीक से नहीं कर पाया करेंगे, उनके काम से या स्कूल से या कॉलेज से छुट्टियां ज्यादा लिया करेंगे। तो अगर कोई भी हमें ऐसा इंसान लगता है जिसके व्यवहार में हमें कुछ चेंज लगता है, अलग थलग रहता है, शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है, मूड स्विंग्स रहते हैं, उदास रहता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता है, बार बार पैसे मांगता है, पैसों को लेके क्रक्स में रहता है, तो इस तरह के अगर बदलाव में है, तो ये सारे वार्निंग साइंस है। ऐसे लोगों के साथ हमें थोड़ा सा इम्पैथाइज करके, अगर हम वो तरीका बदल देंगे ना, अगर हम इम्पैथी करेंगे, अगर हम ऐसा सोचेंगे
कि शायद ये मैं ही हूँ, उससे थोड़ा सा वो नॉन जजमेंटल कॉन्फिडेंशियल तरीके से बात करेंगे तो सभी लोग बात करते हैं, पर आपका अप्रोच कॉन्फिडेंशियल और नॉन जजमेंटल होना चाहिए। ओके ओके। तो ये एडिक्शन ये प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है या फिर हम इसको स्टॉप कर सकते हैं या फिर रिवर्सिबल है, वापस से आ सकती है? इट्स ए वेरी क्रॉनिक एंड रिलैप्सिंग डिसऑर्डर। ओके। एक तो ये बहुत लंबे समय से, जैसे हमने इसके ओरिजिन की बात करी तो राइट फ्रॉम आवर बर्थ ही इसके एपिजेनेटिक्स और जीन्स की वजह से हमारी वल्नरेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत क्रॉनिक इलनेस होती है जो कि बहुत लंबे समय तक चलती है। इसका ट्रीटमेंट काफी लंबा चलता है उसी नेचर की वजह से, और ये काफी रिलैप्सिंग होती है। जैसे वो प्रोचास्का डाइक्लेमेंट हमसे कह रहे थे कि रिलैप्स इज ए रूल, दे मेड इट ए रूल, कि कोई भी आदमी कितने भी समय तक तो ठीक रहे, जब उससे बाहर रहे, बट देन आल्सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि कभी स्लिप हो सकती है। तो ये काफी लॉन्ग स्टैंडिंग रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे बाहर नहीं आ सकते। ओके ओके। सो ये मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है या नहीं करता है? मेंटल हेल्थ और एडिक्शन को हम कैसे समझते हैं? एडिक्शन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट डिसऑर्डर हो सकता है, अपने जिसमें कि जेनेटिक कंपोनेंट बहुत ज्यादा होगा। और दूसरे तरीके से आप कैसे एडिक्ट हो सकते हो स्कैंडरली, कि अगर आप किसी चीज के एडिक्ट हो, किसी सब्सटेंस के जब आप एडिक्शन आपको है, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं। तो जैसे आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, आप एंगर में ज्यादा रह सकते हो, आप इम्पल्सिविटी में ज्यादा रह सकते हो, आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा होगी। तो इसके 3 कंपोनेंट मोटे मोटे बनते हैं। एडिक्शन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट डिसऑर्डर हो सकता है, दूसरा है कि एडिक्शन की वजह से आपको बहुत सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, और तीसरा एक कंपोनेंट जो स्पेक्ट्रम इसमें है कि आपको बहुत सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से आप एडिक्शन के लिए वल्नरेबल हो गए हो। तो जैसे आप साइकोसिस में, कई बार लोग, साइकोसिस एक इलनेस होती है जिसमें कि जो न्यूरोकेमिकल्स जो इन्वॉल्व होते हैं एडिक्शन में, डोपामिन या गाबा, जहाँ, तो साइकोसिस में क्या होता है कि आपको अनरियल एक्सपीरियंसेस चल रहे होते हैं आपके ब्रेन में। तो कई बार आपको ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी कॉन्शियसनेस अल्टर होती है, तो वो एक्सपीरियंसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, तो कई बार आप उसको एज ए ट्रीटमेंट लेने लगते हो। तो मेंटल हेल्थ और एडिक्शन का जो कनेक्शन है, मोटा मोटा हम उसको 3 एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एडिक्शन इंडिपेंडेंट डिसऑर्डर हो सकता है, एडिक्शन की वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से एक आदमी एडिक्शन के लिए वल्नरेबल हो सकता है। ओके ओके। तो आपके पास कोई ऐसा केस आया है जो बहुत डिफिकल्ट था बट ही और शी गेट थ्रू इट? हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, उनके साथ हमें काम करना पड़ता है, तो दे गेट बेटर। तो जैसे आपका जो पिछला क्वेश्चन भी था कि डिपेंडेंस वाला पार्ट पे, तो हमें ये चीजें ना उनको क्लियरली समझानी पड़ती हैं। तो हमें जैसे हमने कहा कि इसमें सोसाइटी का बहुत रोल है, इसमें साइकोलॉजी का बहुत रोल है, तो इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा हमें उनके सोशल स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ता है, हमें उनकी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ता है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग पे, जो उनके थॉट्स चेंज हो रखे हैं उस पे हम उनके केमिकल स्ट्रक्चर जो बदला उस पे काम करेंगे, हम उनका जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है ब्रेन की उन पे काम करेंगे, हम उनके कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग पे काम करेंगे, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करेंगे, उनकी मोटिवेशन इनहेंस करेंगे। और साथ में एक बहुत बड़ी एक धारणा ये भी है, देखो कोई दवाई के साथ क्या होने वाला है, जब भी हम किसी को कोई दवाई देते हैं ना, तो जैसे हम जिम जाना स्टार्ट करते हैं, टेक सम टाइम फॉर आवर बॉडी टू सी दैट इफेक्ट। तो एटलीस्ट 2-3-4 महीने जब आप रेगुलरली वर्कआउट करोगे, तो आप फिजिकल हेल्थ पे अपना ध्यान देना शुरू करोगे, तो आपको थोड़ी रिजल्ट्स दिखना शुरू होंगे। वैसे ही जब आपके केमिकल चेंजेस हो रखी होती है ब्रेन में, या स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रखी होती हैं, तो दवाइयों के साथ आपको आराम आने में थोड़ा टाइम लगता है। पर जब वो टाइम आ जाता है, अगर कोई फिजिकली हेल्दी नहीं था पर उसने बहुत अच्छा अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देके और उस पे काम करा और वो ठीक हो गए, ऐसी दवाई के साथ अगर कोई आदमी ठीक हो गया, तो लोगों की एक टेंडेंसी रहती है, दे वांट टू गेट आउट ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल। पर ऐसा नहीं होता। अब हमने क्या करा, किसी चीज को ठीक कर दिया, पर अब उसको ठीक रहने की आदत होनी चाहिए। तो बेसिकली जो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो फेजेस में होता है। देयर इज वन फेज वन में आप उस आदमी को ट्रीटमेंट देते हो ठीक होने के लिए, एक ऑप्टिमल इंप्रूवमेंट आने के लिए। देन देयर इज ए फेज 2 विच इज नोन एज मेंटेनेंस फेज। कि अब जो आदमी ठीक हो गया है, उसके ब्रेन में उसके न्यूरनल नेटवर्क्स को
उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस को, उसके केमिकल चेंजेस को, उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर को ठीक रहने की आदत हो जाए। और जब वो एक अच्छे समय तक ठीक रहने लगेगा तो धीरे 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 जब आप उनकी साइकोलॉजी पे काम कर लेते हैं, जब आप उनके सोशल स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, तो धीरे 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 वो टेक देम ऑफ द मेडिसिन। और जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ऐसे कोई पेशेंट जो आपके ठीक हुए हों, तो एडिक्शन के ट्रीटमेंट में जब हम काम करते हैं ना, तो प्रोचास्का एंड डाइक्लेमेंटे करके 2 साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने एडिक्शन पे बहुत काम करा। ये जो मोटिवेशन का हम बात कर रहे हैं, जो विल का बात कर रहे हैं, तो इन्होंने एक थेरेपी बनाई, मोटिवेशनल इनहेंसमेंट थेरेपी। इसकी 5 फेजेस होती हैं। तो पहली फेज होती है प्री कॉन्टेम्पलेशन फेज। तो जबकि हमें कोई चीज का जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमें उसका कोई आइडिया भी नहीं है। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, कोई आदमी सुबह 3 बजे सो रहा है, दोपहर को लेट उठ रहा है, तो उसको अभी कोई सोच भी नहीं है कि इससे उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसकी क्लासेस मिस हो रही हैं, वो काम पे नहीं जा पा रहा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा, लाइब्रेरी ठीक से नहीं जा पा रहा है। तो देयर इज ए प्री कॉन्टेम्पलेशन फेज। वो हो गई कि जब आपको कोई सोच भी नहीं है उसके बारे में। देन द नेक्स्ट स्टेप इज कंटेम्पलेशन फेज, है ना। तो कंटेम्पलेशन फेज में क्या होता है कि जब आपको ये पता लगता है कि ये चीज का मेरे जीवन पे असर पड़ रहा है, उसका मुझे हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए। देन द थर्ड फेज ऑफ दैट मॉडल इज एक्शन फेज, जब आप उस पर काम करना शुरू करते हो। एंड देन देयर इज, जब आपने किसी चीज पे कोई एक्शन ले लिया, फिर आप उस एक्शन को मेंटेन करना चाहोगे, देन देयर इज ए मेंटेनेंस फेज। और फिर मेंटेनेंस के बाद एक रूल होता है स्लिप। तो मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, तो हम पहले देखते हैं कि वो उसकी जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, वो किस लेवल पे है। उसका मतलब क्या वो प्री कंटेम्पलेशन फेज में या कंटेम्पलेशन फेज में, जब उन्होंने कभी ट्रीटमेंट लिया था, एक्शन लिया था, पर मेंटेन नहीं कर पाए, जब मेंटेन कर पाए पर रिलैप्स हो गए, तो वो इन 5 में से किसी एक क्लस्टर में फॉल करेगा, किसी एक स्टेप में फॉल करेगा। प्री कंटेम्पलेशन कि उनको सोच भी नहीं है अभी कि उनके साथ क्या हो रहा है, जब उनको सोच है तो इसलिए हेल्प लेने आए हैं, जब उन्होंने पहले कभी ट्रीटमेंट ली थी पर मेंटेन नहीं कर पाए, मेंटेन करा पर रिलैप्स हो गया, इसमें से किसी एक चीज में होगा। तो हम एक बहुत स्ट्रक्चरल तरीके से उनकी इवैल्यूएशन करते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल इंटरव्यूइंग होती है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग होती है। फिर उसके बाद उसके फेज के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ऐसे बहुत से हमारे पास पेशेंट्स रहे हैं जिनके साथ हम सक्सेसफुल रहे हैं। पर मोस्टली हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम सक्सेसफुल भी पार्ट की बात करेंगे तो हम अनसक्सेसफुल पार्ट की भी बात करेंगे। तो मोस्टली हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जैसे प्री कंटेम्पलेशन फेज से किसी को कंटेम्पलेशन फेज पे लाना एक चैलेंज होता है। जिस आदमी को भी पता ही नहीं उसके जीवन में क्या हो रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको ये चीज कराना। एक तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है, बट अगर आपको कंटेम्पलेशन फेज में हो तो एक्शन फेज में लाना उसको इतना चैलेंज हमें नहीं होता है। मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फैमिली स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जो हमें जो भी उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो उसको रेगुलर फॉलो कर पाए, उसके लिए बहुत सपोर्ट चाहिए। और इसी प्रोचास्का डिक्लेमेंटे मॉडल है जो एमईटी का, वो कहता है कि स्लिप और रिलैप्स इज ए रूल। कोई भी आदमी हो उससे स्लिप जरूर होगा। तो हम इसको कॉमन भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम बहुत अच्छी रूटीन में होते हैं, रोज सुबह हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। सोचो कोई आदमी 5 बजे उठता है, वो जो लेट उठता था उसने काम करा, इस पे 5 बजे उठना शुरू करा, धीरे धीरे उसने उसको एक्शन लिया, मेंटेन करा, जो भी चीजें करी, अर्ली डिनर करता होगा, जल्दी सोता होगा, और फिर उसके बाद कभी कभी स्लिप हो सकती है। स्लिप इज ए रूल। हमारे पास चैलेंज कहाँ आता है पेशेंट्स के साथ, जहां पे हम अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, कि जब वो स्लिप होती है ना, तो उसके बाद वो दोबारा से वापिस से वेब में फंस जाते हैं। मैं आपको नाम तो नहीं ले सकता, बट आई हैव वर्कड विद ए पर्सन फ्रॉम कश्मीर, जो बहुत ही अच्छे तरीके से जब मेरे पास आए थे तो वो प्री कंटेम्पलेशन फेज में थे, उनको फैमिली के थ्रू लाया गया था। हमने मोटिवेशनल इंटरव्यू के साथ उनको कंटेम्पलेशन फेज में लाया, देन ही टुक एक्शन। फिर उसने एक्शन जब मेंटेन करा, क्योंकि वो कश्मीर से था तो जम्मू में नहीं रहता था, तो बीच बीच में बड़ी बार स्लिप हुए। पर जब भी उस आदमी, हमारा जो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का जो काम हो रहा था साथ साथ, जो साइकोथेरेपी साथ साथ चल रही थी, सिर्फ दवाई तो हम उसको दे रहे थे, मेडिसिन वाज वन पार्ट, पर उसके साथ साथ हम उसके साथ साइकोथेरेपी कर रहे थे। और वो जो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का काम हो रहा था ना, वो इतना अच्छा था कि जब भी उसकी स्लिप होती थी ना, वो वापस आता था हमारे पास एकदम से, कि मेरे से गलती हो गई। मैं उधर दोस्तों के साथ गया तो वहां पे मैंने कर लिया।
और इट टुक अस इयर्स। ये एक प्रोसेस की तरह होता है, ये जल्दबाजी में नहीं हो सकता, इसमें सालों साल लग जाते हैं। ये जो ब्रेन के स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, आपके न्यूरनल नेटवर्क्स को रीवायर होने में, वो पुराने स्ट्रक्चर्स बदल के नए न्यूरनल स्ट्रक्चर्स बनने में। तो मुझे अभी भी याद है कि देयर वर मल्टीपल स्लिप्स विद दैट गाय, बट इवेंचुअली आई थिंक अभी 2 साल हो गए हैं, ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ हिज एडिक्शन। ओके। He still comes, he still gets some other people who are suffering from it, and he's himself acting as a lot of resource for cognitive restructuring of people around. तो वो जो काम होता है लोगों को फेज 1 से फेज 2 लाने में, रिकॉन्टेम्पलेशन से कॉन्टेम्पलेशन फेज लाने में, तो ऐसे रिसोर्सेज he is working as a very resourceful person for us. ओके ओके। सो कितना टाइम लगता है किसी को एडिक्ट होने में और कितना टाइम लगता है किसी को डी एडिक्ट होने में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एडिक्शन होती क्यों है, तो देयर इज एपिजेनेटिक्स, देयर इज ट्रॉमा एंड देयर इज स्ट्रेस। तो ये जो एपिजेनेटिक्स और इन्वायरमेंट का प्ले तो हमारे बर्थ के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं है, बट इट्स ए वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये हमारे एवोल्यूशन की तरह है, हमारे साथ साथ चला है। वो बिलीफ सिस्टम हमारे बचपन से ही बनते आ रहे हैं। तो ये जो एडिक्शन है, ये एक फाइनल आउटकम है। ओके। और ये किसी एक प्रॉपर सब्सटेंस या बिहेवियर को लेके हो रहा है, पर उसका जो ब्रेन में न्यूरनल नेटवर्क है वो तो हमारे जन्म के साथ साथ ही बनना तैयार हो गया है। तो ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है, क्योंकि ये जैसे हमने कहा कि ये बहुत लंबा है और ये हमारे जन्म के साथ साथ हमारे साथ चल रहा है, तो इसको डेफिनेटली ठीक होने में भी काफी टाइम लगता है। इट्स लाइक ए प्रोसेस एंड इट टेक्स इयर्स। देयर इज नो एग्जैक्ट एंड इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। तो जितना टाइम, अगर मैं किसी चीज से एडिक्ट हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ तो मैं इम्यून हूँ। एक डायबिटीज के डॉक्टर को भी डायबिटीज हो सकता है, एक साइकेट्रिस्ट को भी एडिक्शन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इम्यून हूँ। हाँ, पर इसका जो ट्रीटमेंट का जो आउटकम है और कितना समय लगता है एडिक्शन से बाहर निकलने में, ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। इसकी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट इंडिविजुअलिस्टिक होती है, मेडिसिन इंडिविजुअलिस्टिक होती है। जो मेडिसिन मेरे लिए होगी वो शायद सेम मेडिसिन आपके लिए काम नहीं करेगी। जो आउटकम जितना समय मुझे बाहर निकलने के लिए लगेगा वो शायद आपके लिए डिफरेंट होगा। इट डिपेंड्स ऑन ए लॉट ऑफ फैक्टर्स अराउंड माय ओन फिजिकल फैक्टर्स, द स्ट्रक्चर अराउंड मी। ओके। तो क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि इट टेक्स 21 days टू हैव एन हैबिट, तो मुझे लगा कि 21 दिन का होता। यस, जब आपने हैबिट का नाम लिया तो हैबिट इज समथिंग डिफरेंट। हैबिट में क्या होता है कि आप एक बिहेवियर को रिपीट कर रहे हो फॉर ए पॉजिटिव आउटकम। ओके, अंडरस्टूड। ओके, सो एज अ साइकेट्रिस्ट मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सी एडिक्शन वर्स होती है, लिक्विड एडिक्शन, ड्राई एडिक्शन या फिर सॉफ्ट एडिक्शन जिस पे हमने बात की? ऑनेस्ट आंसर अगर मैं इसका आपको दूं जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो केमिकल और बड़ी एडिक्शंस हैं, इसमें हमें थोड़े से पॉलिसी चेंज की जरूरत है। अगर आप एडिक्शन की हिस्ट्री को पढ़ोगे तो अगर हम थोड़ा सा डीक्रिमिनलाइजेशन और लीगलाइजेशन की तरफ जाएं तो हम हार्ड जो केमिकल एडिक्शंस हैं इनको रेगुलेट कर सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और इस पे बहुत काम हो रहा है और आने वाले समय में हम वो चेंजेस देखेंगे भी। तो दैट्स नॉट ए चैलेंज, अगर मैं आपको एक ऑनेस्ट आंसर दूं। बट माई व्हाट स्केयर्स मी एंड व्हाट फियर्स मी इज hedonic eating, pleasure eating, the food addiction that we are having. Okay, it's the worst one. Yes. Okay. तो अगर किसी को एडिक्शन से निकलना हो तो उसके बाद उनके पास क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि जनरली जो प्री कंटेम्पलेशन फेज के लोग होते हैं तो उनको तो सोच ही नहीं है ना कि उनको कोई प्रॉब्लम है। उनको तो उनके जो अगल बगल के लोग हैं, जो उनके इर्द गिर्द के फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स है, वही आपको लेके आएंगे। तो दैट इज वन चैलेंज, है ना। और जो कंटेम्पलेशन फेज के लोग हैं, जिनको सोच है जो इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उनको जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं जो कि एडिक्शंस में डील करती हैं, दे आर वेरी एक्सेसिबल
they're very affordable, and they're very much available around. But the real challenge is that they're very isolated और बहुत मतलब अलग अलग तरीके से अवेलेबल है. शायद यहाँ पे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत बेहतर मिल रहा है, तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस नहीं मिल रही हैं प्रॉपर. यहाँ पे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस मिल रही है, तो वहाँ पे फैमिली सपोर्ट ग्रुप्स नहीं है. तो बहुत फ्रेगमेंटेड है. तो हमें जरूरत है एक इंटीग्रेटिव केयर की, जिसमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट को, सोशल स्ट्रक्चर को, फैमिली को और इन सारी चीजों को एक साथ अंडर वन रूफ करते हुए और ऐसे लोगों के साथ एक्सेसिबल, अफोर्डेबल बना पाए. और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर पाए कि ये क्राइम नहीं है, क्योंकि और इसके लिए अथॉरिटीज काम कर रही हैं और ये हो जाएगा. ये डिक्रिमिनलाइजेशन इसका ऑन दी वे है. और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा कि ये क्राइम नहीं है, ये बीमारी है. आप देखोगे ना, एडिक्ट्स को हम कैसे बुलाते हैं? शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, चटोरी है ना, मत्तू मारता है, भांग पीता है ना. पर ये तो बीमारी है ना. कैंसर भी तो बीमारी है. अगर हमारे घर में किसी को कैंसर हो जाए तो उससे हम कहते हैं कि घर बर्बाद कर दिया, सारे पैसे खर्च हो गए इलाज में, है ना. तो हमें ये जो थोड़ा सा जो हमारा डिफरेंट अप्रोच है, थोड़ा सा अलग अलग बीमारी को देखने का, वो हमें बदलना पड़ेगा, है ना. और एडिक्शन के लोगों को साथ हमें अपैथेटिक होने के बजाय थोड़ा सा इम्पैथी दिखाना पड़ेगा. ये सिर्फ एक मैटर ऑफ चांस है. हाँ, मेरे पास, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, तो एक तो उनका होता है कि हम खुद से कंट्रोल करेंगे, विल पावर से कंट्रोल करेंगे, जो मैंने आपको कहा कि एक मिथ है. वैसे ही एक और चैलेंज आता है कि पेरेंट्स कहते हैं जी हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक था, सामने वाले ने इसको खराब कर दिया. और वो सामने वाले के पेरेंट्स से बात करोगे, वो क्या पता है क्या कह रहे हैं कि सामने वाले ने खराब कर दिया. तो हमें एज ए होल, एज ए सोसाइटी हमें समझना चाहिए इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ चांस कि वो बच्चा टेबल के मेरे पास उस तरफ बैठा है और मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ. जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैं इम्यून नहीं हूँ. वो आज किसी का बच्चा है, कल को हमारा बच्चा हो सकता है. हम इसी स्ट्रक्चर में हमारे बच्चे, मतलब इवेंचुअली हमारे बच्चों ने भी तो बाहर जाना है सोसाइटी में. दे आर सपोज्ड टू एक्सप्लोर ऑन देयर ओन. तो हमें इसको एक बीमारी के तौर पे समझना चाहिए, बीमारी के तौर पे देखना चाहिए. इसमें स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए. जैसे हम किसी बड़ी बीमारी में किसी के साथ कितना इम्पेथाइज करते हैं, कितना सपोर्टिव हो जाते हैं, वैसे ही हमें जो भी आदमी एडिक्शन के साथ ग्रस्त है उसके साथ और ज्यादा सपोर्टिव होना चाहिए. उनको हमारी हेल्प की जरूरत है. वो एक ऐसे वेब में है, चाह के भी वहां से निकल नहीं पाते हैं. तो हमें उनको रास्ता दिखाने के लिए उनके साथ खड़ा होना चाहिए, हैंड होल्डिंग के लिए. ओके. ऑलराइट सर, हम इस पॉडकास्ट के लास्ट लेग में हैं. जाते जाते आपसे कुछ एडवाइसेस जो आप आज के यूथ को देना चाहते हैं, जो इस तरफ चले गए हैं या जा रहे हैं. जैसे मैंने आपसे कह रहा था कि जो चले गए हैं उनसे तो मैं ये कहूंगा कि आपको हेल्प अवेलेबल है, एक्सेसिबल है और अफोर्डेबल है. तो अपनी हेल्थ पे काम करिए. हाँ, हाई होना जरूरी है. हम सब अपने अपने काम में हाई होते हैं. So there are sattvic pleasures, there are tamasic pleasures. So we see people who are high on spirituality. We see people who are becoming vegan. We see people who are high on physical fitness. So वैसे ही कुछ सात्विक प्लेजर्स हैं, कुछ तामसिक प्लेजर्स हैं. ठीक. तो तामसिक प्लेजर्स में आ जाएगा जो लोग एडिक्शन कर रहे हैं, हीरोइन कर रहे हैं, जो लोग अल्कोहल पी रहे हैं, जो लोग सिगरेट पी रहे हैं. तो मैं उनसे कहूँगा कि सात्विक प्लेजर्स पे हाई होने की कोशिश करिए. और जो लोग जो कि गेटवे ड्रग की तरफ है, जिनको कोई कह रहा है कि आप सिगरेट ट्राई करिए, आप अल्कोहल ट्राई करिए, तो पार्टी में आता है तो बियर नहीं पीता है, इससे बहुत रिलैक्सेशन होती है, तो मैं उनके लिए एडवाइस दूंगा कि से नो फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन फॉर द एवरी टाइम. ओके. ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर आज के पॉडकास्ट पे आप आने के लिए, एंड थैंक यू for making us aware about the addiction, and hopefully we will see you in the next one. Thank you, Tanvi.
ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर निखिल गुप्ता। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। प्लीज डू गिव योर फीडबैक एंड बाकी भी ऐसे एपिसोड्स देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वन।